हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? तो पिछले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने कवर किया था प्रिंसिपल्स ऑफ एनेस्थीसिया, यानी एनेस्थीसिया के टाइप्स और अ, उसके जो टाइप्स और उसके जो पीएससी प्रोटोकॉल्स है वो हमने देखे थे, है ना। आज जो हम लोग करेंगे वो दोस्तों इंडक्शन प्रोटोकॉल और स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया को जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है इंडक्शन प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन, तो एब्सोल्यूट अवॉइडेंस ऑफ पेशेंट स्टिमुलेशंस इज मैंडेटरी, नॉइज, एक्साइटमेंट एंड मूवमेंट ट्रिगर कफिंग, वोमिटिंग और डेडली लैरिंगोस्पाज्म जो है ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकते हैं। सेंसरी नोट की बात करें तो द पेशेंट रिटेन्स एंड exaggerated sense of fear until the very last moment, avoid ringing or rolling sound। और स्टाफ रोल की बात करें तो सर्कुलेटिंग नर्स मस्ट रिमेन एट द पेशेंट साइड, रिससिटेटिव इक्विपमेंट डिफिब्रिलेटर मस्ट बी इमीडिएटली अवेलेबल। तो कह रहा है कि जो भी कंडीशंस हैं, सेंसरी नोट्स हैं और जो स्टाफ रोल है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए इंडक्शन के फेज में। ठीक है, जब भी आप पेशेंट में इंडक्शन जो है प्लान कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये कलर इसमें दिख नहीं रहा है तो ओके दोस्तों। तो जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग्स के पाथवेज थे, है ना, कि कैसे जो ड्रग्स है वो मेटाबोलाइज होता है, तो वो हमने 4 फेजेस देखे थे: ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस और कंजुगेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब है स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, ये भी कलर जो है वो अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया कर्व। डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया कर्व। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की लाइटनिंग ऑफ एनेस्थीसिया या लाइट एनेस्थीसिया क्या होता है, डेप्थ एनेस्थीसिया क्या होता है। तो एडिक्वेट डेप्थ हमें चाहिए। डेप्थ क्यों चाहिए? तो कह रहा है कि कोई भी ड्रग दे रहे हैं, अगर उसका एडिक्वेट डोज या एडिक्वेट पोटेंसी अगर हम पेशेंट में ना जनरेट कर पाए, तो जिस भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम वो ड्रग अप्लाई कर रहे हैं तो उसका कोई हमें फायदा नहीं है। तो एनेस्थीसिया क्या है? ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है। ग्रुप ऑफ मेडिकेशन हम अप्लाई कर रहे हैं कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सके, है ना। लेकिन अगर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगा, मतलब जो भी एनेस्थेटिक एजेंट्स है उनके डोजेज जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं होंगे, तो जो पोटेंसी जनरेट होनी चाहिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होने के लिए वो पोटेंसी जनरेट नहीं होगी, और फर्दर एनेस्थीसिया का जो एडिक्वेट डेप्थ होगा या जो एक्चुअल मीन होगा, एक्चुअल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा? लाइटनिंग ऑफ एनेस्थीसिया होगा। और लाइटनिंग ऑफ एनेस्थीसिया होगा तो पेशेंट में सेंसरी स्टिमुलेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे पेशेंट पेन क्लेम कर सकता है ना, स्वेटिंग हो सकता है, और ये लैक्रिमेशन हो सकता है, पेशेंट में आंसू आ सकते हैं, है ना, नॉक्सियस स्टिमुलाई डेवलप हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्शन जो स्टेज है इसका, इंडक्शन यानी इस स्टेज को, फर्स्ट स्टेज को हम स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया भी बोलते हैं, एनाल्जेसिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्शियस बट इसमें पेशेंट का कंडीशन कैसा होगा? तो कॉन्शियस बट अनेबल टू मूव एक्सट्रीमिटीज। पेशेंट कॉन्शियस होगा, होश में होगा, चीजों को समझ रहा होगा, लेकिन अपने हाथ पांव जो है वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, और क्या फील करेगा? तो वार्मथ, है ना, डिजीनेस, हार्ट रेट और बीपी जो है उसके नॉर्मल होंगे। सेकेंड जो स्टेज होने वाला है दोस्तों वो है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक है, तो एक्साइटमेंट स्टेज में क्या होगा? तो डिलीरियस, पेशेंट का कंडीशन कैसा होगा? डिलीरियस, स्ट्रगलिंग, फिजियोलॉजिकली अनस्टेबल, मतलब हाई हार्ट रेट, बीपी देखने को मिल सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर ब्रीदिंग देखने को मिल सकता है, और प्यूपिल जो होंगे वो डायलेटेड होंगे। गोल क्या है? तो पास थ्रू द स्मूथ एंड क्विकली। थर्ड स्टेज जिसको हम स्टेज थर्ड के प्लेन प्लेन थर्ड को
टर्म को क्या बोलते हैं, सर्जिकल एनेस्थीसिया। तो इसको हम दूसरे मीन्स में, दूसरे वर्ड में हम रिलैक्सेशन भी टर्म यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एडिक्वेट डेप्थ हम अचीव कर चुके होंगे, जो भी नॉब्जियस स्टिमुलाई होंगे वो ब्लंट हो चुके होंगे। तो कह रहा है कि ये क्या है, टारगेट सर्जिकल जोन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, जितने भी रिफ्लेक्सेस होंगे वो लॉस हो चुके होंगे, रेगुलेशन रेस्पिरेशन, और नॉर्मल और डिक्रीज बीपी और फिक्स्ड प्यूपिल हमें देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको क्या डायलेट प्यूपिल देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको प्यूपिल जो है वो फिक्स देखने को मिलेगा। तो ये आपका अप्रोप्रिएट स्टेज है किसका, जिसमें हम सर्जरी जो है वो कर सकते हैं। स्टेज 4 या डेंजर, तो टॉक्सिक मेडुलरी डिप्रेशन, फ्लैसिड रेस्पिरेशन, वीक पुल्स और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट रिस्क और रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन जो है हमें चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पैरालिसिस स्टेज या फिर स्टेज ऑफ कोमा, है ना। और इसके बाद जो है इसे डेंजर क्यों कहा गया, क्योंकि इसके बाद पेशेंट के डेथ होने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है इनहेलेशनल एजेंट कंपैरिजन मैट्रिक्स। क्या है, इनहेलेशनल एजेंट कंपैरिजन मैट्रिक्स। तो इसमें हम क्या देखते हैं दोस्तों, तो मैकेनिज्म क्या है, तो जो भी हमारे इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स होंगे वो डिलीवर होंगे अल्वियोलाई में। अल्वियोलाई में इनका कंसंट्रेशन हाई बढ़ते चला जाएगा, बढ़ेगा इनका कंसंट्रेशन, तो ये फिर ब्लड में डिफ्यूज होंगे, और ब्लड से ये टारगेट टिश्यू में डिफ्यूज होंगे और वहां पे जाके ये अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो दो तरह के जो इनहेलेशनल एजेंट हम देख रहे हैं, एक गैसियस एनेस्थीसिया देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको सपोर्टिंग जो गैसेज होते हैं N2O, O2, और एक आपका वोलाटाइल लिक्विड्स, जिसमें आपके हेलोथेन, इनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन देखने को मिलता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का यूज जो है हम किस रूप में करते हैं दोस्तों, तो नाइट्रस ऑक्साइड का यूज हम कैरियर गैस के रूप में करते हैं। किस में करते हैं, कैरियर गैस की तरह इसको हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं, कैरियर गैस के तौर पे इसका यूज करते हैं। कैरियर मतलब ये दूसरे को ढोक के ले जाता है। तो किसको ढोक के ले जाता है अपने साथ, तो जो अदर इनहेलेशनल एजेंट आप यूज कर रहे हो लो कंसंट्रेशन में, जो वोलाटाइल एनेस्थेटिक लिक्विड है, उनको ये कैरी आउट करने का काम करता है, जैसे हेलोथेन का, डेसफ्लोरेन का, सिवोफ्लोरेन का, है ना, और आइसोफ्लोरेन का। कैसा इसका ऑर्डर होता है, तो ये स्वीट ऑर्डर होता है, मतलब अगर आप स्मेल करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। रैपिड इंडक्शन और रैपिड रिकवरी इससे होती है। प्रॉस क्या है, तो नॉन टॉक्सिक है, लेकिन डिफ्यूजनल हाइपोक्सिया के थ्रू ये आपका क्या करा सकता है, डेथ करा सकता है, और एक्सेलेंट एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा था जब आप गैसेज, एनेस्थेटिक गैसेज पढ़े होंगे, तो इसमें आपने पढ़ा होगा इंटोनॉक्स के बारे में। तो इंटोनॉक्स का यूज कहाँ किया जाता था दोस्तों, लेबर पेन में या लेबर एनाल्जेसिया क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता था। क्या होता था इंटोनॉक्स में, तो इंटोनॉक्स में होता था 50% O2 प्लस 50% नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो ये पोटेंट क्या है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है फॉर माइनर ऑपरेशंस। एग्जांपल मैंने आपको बतला दिया। कॉन्स क्या है, तो पुअर मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी और रिस्क ऑफ लैरिंगोस्पाज्म एंड डिफ्यूजनल हाइपोक्सिया आर ह्यूज। हेलोथेन और इनफ्लोरेन तो प्रोफाइल वोलाटाइल लिक्विड्स हैं, वेरी वाइडली यूज। और प्रॉपर्टीज क्या है, जो पॉजिटिव इसके ये है इम्पैक्ट है, वो क्या है, तो पोटेंट है, स्मूथ इंडक्शन है, डज नॉट स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस और यूजफुल फॉर अस्थमेटिक पेशेंट। कॉन्स क्या है, तो लीवर टॉक्सिसिटी, है ना, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड ये प्रोड्यूस करता है, और लीवर टॉक्सिसिटी या जिसको बोलते हैं लीवर हेपेटाइटिस, और कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन, हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस होते हैं। इनफ्लोरेन की बात करें तो प्रोफाइल इसका क्या है, तो रैपिड और पोटेंट, मसल रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी भी ठीक ठाक है। प्रॉस क्या है, तो गुड एस्थमेटिक एजेंट है और गुड फॉर एस्थमेटिक एजेंट। और कॉन्स क्या है, तो एक्सपेंसिव है और एक्ट एज रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट। उसके बाद
साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो ये तो कम्प्लीटली यूज नहीं करते हैं दोस्तों, और इसमें इनफ्लोरेंट भी हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर्टी जाननी है। तो वार्मिंग हाईली एक्सप्लोसिव और फ्लेमेबल है। प्रोफाइल का हाई वेरी पोटेंट बट सेल्डोम यूजेस ड्यू टू एक्सट्रीमली सेफ्टी रिस्क इन ऑपरेटिंग रूम। तो आज के जो ऑपरेटिंग रूम्स हैं वो फुली इलेक्ट्रिक है, तो इसमें जो है एक्सप्लोशन और फ्लेम के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है, तो इसलिए सब साइक्लोप्रोपेन हो गया, ईथर जो हम देते थे है ना, वो सब नहीं आजकल के लिए सेफ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रावेनस एजेंट्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप बने रहिए हमारे साथ। बाय दोस्तों।